बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। नावल तड़प दिल की राइटर रिमशा हयात किस्त नंबर 2 पेश खिदमत है। अगर आपके पास आंखें मौजूद हैं तो उनको इस्तेमाल में भी लाया करें और देख कर चला करें। सफ़वान ने उर्वा की खौफ से फैली आंखों में देखते हुए संजीदगी से कहा और उसकी कमर से हाथ पीछे किए खड़ा हो गया, जिसने सफ़वान के छोड़ने पर बामुश्किल खुद को गिरने से बचाया था। उर्वा ने सहमी हुई नज़रों से सफ़वान को देखा। उसकी आंखें में ऐसा कुछ ज़रूर था जो उर्वा को कोप कपाने पर मजबूर कर गई थी, इसलिए बिना जवाब दिए वहाँ से चली गई। सफ़वान अभी भी अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। बेवकूफ़ लड़की, सफ़वान ने मुंह में बुड़बुड़ाते हुए कहा और वहाँ से चला गया। उसे एक ज़रूरी काम याद आ गया था, इसलिए जल्दी स्कूल से निकल गया था। उर्वा को लग रहा था कि खौफ के मारे वो बेहोश हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी तबीयत की खराबी का प्रिंसिपल को कहा और छुट्टी लेकर स्कूल से निकल गई। उर्वा के सामने बार बार सफ़वान की सर्द आंखें आ रही थी। उसे लग रहा था कि ज़मीन घूम रही है। उसने किसी तरह घर पहुंचना था। स्कूल से बाहर निकलते कुछ फासला तय करने के बाद भी उसे लगा कि उसका पूरा जिस्म बेजान हो गया और आंखों के सामने आते अंधेरे की वजह से वही ज़मीन पर गिर गई। दूर से जो दो आंखें उसे देख रही थी, उसने उर्वा को ज़मीन बोस होते देखा तो और आराम से चलता हुआ उसके पास आया। लोग वहाँ जमा हो गए थे। उससे पहले वहाँ खड़ा एक आदमी उर्वा को छूकर उसे होश में लाने की कोशिश करता। उस शख्स की सर्द आवाज़ वहाँ गूंजी थी। उसे कोई हाथ नहीं लगाया था। मुकाबिल ने कहा तो वहाँ खड़े लोग उसे देखने लगे, जो देखने में अच्छे घर का लग रहा था। उसने आगे बढ़कर उर्वा को अपनी बाहों में उठाया और उसे वहाँ से ले गया। उस शख्स के चेहरे को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे कोई सवाल कर सके। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। उस शख्स ने उर्वा को अपनी गाड़ी में बिठाते उर्वा के पुरस्कून से चेहरे को देखते दिलचस्पी से कहा, मुझसे ही तो तुम इतने सालों से छुप कर भाग रही थी और अब देखो किस्मत ने हमें दोबारा मिलवा दिया। लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुमने अगर मेरी शक्ल देख ली तो दोबारा बेहोश हो जाओगे। मुकाबिल ने गहरे लहजे में उर्वा की शफाफ गर्दन पर लगे कट के निशान को देखते कहा, जो चादर के हटने पर साफ नजर आ रहा था। मुकाबिल ने हाथ आगे बढ़ाते उर्वा के उस निशान को छूना चाहा, लेकिन चाहने के बावजूद भी वो उर्वा के निशान को छू नहीं पाया था। तुम्हारा ये निशान बहुत खूबसूरत है हसीना, उसे छुपा कर रखा करो। किसी दिन मेरा इधर दिल आ गया तो फिर मुझसे छुपती फिरोगे। मुकाबिल ने हल्का सा मुस्कुराकर खुद से कहा और अपना हाथ पीछे की ड्राइविंग करने लगा। अरसम तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? तुम्हारी खाला भी साथ चल रही हैं। अरसम अभी थोड़ी देर पहले घर आया था। जब उसकी माँ ने उसे देखते पूछा कहाँ, अरसम ने संजीदगी से अनजान बनते पूछा, खान के ससुराल। कौसर बेगम ने अरसम के तसव्वुरात देखते बताया, अम्मी जान जिसके ससुराल आप लोग जा रहे हैं यकीनन वो मोहतरम खुद भी आप लोगों के साथ नहीं जा रहा, तो नाना और खाला जान भी वहाँ क्या लेने जा रहे हैं। उन लोगों से रिश्ता रखना तो दूर, मैं उनसे बात करना भी गवारा नहीं समझता और आप साथ जाने की बात कर रही हैं। अरसम ने अपने शर्ट के ऊपरी बटन को खोलते हुए कहा, तुम आज इतना गुस्से में क्यों हो? किसी से झगड़ कर आ रहे हो? कौसर ने अरसम की बात को इग्नोर करते पूछा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि खान और उनका अपना बेटा गुस्से के कितने तेज़ हैं। अम्मी जान आपको लगता है कि मैं किसी से झगड़ कर इतने आराम से आपके सामने खड़ा होता? अगर मैं किसी से झगड़ता तो इस वक्त थाने में होता, क्योंकि जिसके साथ मैं झगड़ा करूंगा यकीनन वो कोई छोटी बात नहीं होगी, तो उसे अगले जहान पहुंचा कर ही दम लूँगा। अरसम ने तपे हुए लहजे में जवाब दिया, क्या फजूल बोल रहे हो? जानते भी हो क्या कह रहे हो तुम? अम्मी जान आप अपने ससुराल जा सकती हैं, लेकिन प्लीज़ मेरे सामने उन लोगों के घर के किसी अफराद का भी जिक्र मत किया करें। अरसम ने दो टोक अंदाज में कहा, अरसम वो भी तुम्हारा घर है, वहाँ तुम्हारे भाई भी हैं। कौसर ने मज़ीद कुछ कहना चाहा। जब अरसम ने गहरा सांस लेते अपनी माँ को रोका, मेरा सिर्फ एक भाई और एक ही बहन है और वही मेरे कज़न भी हैं, खान और बिस्मा। उसके अलावा मेरा कोई भाई बहन नहीं और मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा आप मेरा नाम किसी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं जोड़ो जो मुझे पसंद नहीं है। अरसम ने संजीदगी से कहा और वहाँ से चला गया। कौसर ने बेबसी से अपने बेटे को देखा था। कौसर कुछ दिन के लिए यहाँ रहने के लिए आई थी। अरसम ज़्यादातर घर पर नहीं होता था, लेकिन जब भी उसकी अपनी माँ से बात करती तो दोनों में किसी न किसी बात के लिए ज़रूर झगड़ा होता था। कौसर दादा जान के साथ अपने ससुराल वापस आ गई थी। कौसर के पहले श्वर की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस वक्त अरसम 10 साल का था। दादा जान के दोस्त दाजी ने कौसर के लिए अपने बेटे का रिश्ता दादा जान के सामने रखा। दादी के छोटे बेटे सुल्तान, जिसने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, और तलाक क्यों दी ये किसी को मालूम नहीं था, और उनके भी 2 बेटे थे। दादी ने दादा जान को कहा कि कौसर की सारी ज़िंदगी पड़ी है और उनका बेटा कौसर का बहुत ख्याल रखेगा। कब तक कौसर अकेली ज़िंदगी गुजर गई, आगे हमारी ज़िंदगी का क्या भरोसा, किसी भी वक्त बुलावा आ जाए तो पीछे कौसर का क्या होगा। दादा जान को भी दादी की ये बात ठीक लगी थी, इसलिए उन्होंने सादगी से कौसर का
निकाह सुल्तान से कर दिया। कौसर हमेशा सर झुकाए अपने बाप का कहना मानती थी। माँ तो बहुत पहले ही जा चुकी थी। एक बाप का ही उसके सर पर साया था और इस बार भी कौसर ने बिना कोई सवाल किए अपने बाप का कहा माना था। लेकिन वो ये निकाह करके अपने बेटे को नाराज़ कर चुकी थी। अरसम ने अपनी माँ के साथ जाने से मना कर दिया था। दादा जान ने भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया और कौसर को अपने दिल पर पत्थर रखे अपने बेटे को छोड़कर जाना पड़ा था। वो जानते थे कि तहरीम उनके बेटे और ख़ान का अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन फिर भी अपने बेटे को छोड़कर जाना उनके लिए मुश्किल था। तहरीम दादा जान की बेबी की जो मुलाजमत थी उनकी बेटी थी। तहरीम का शोहर शराब पीता था और जुआ खेलता था। तहरीम की एक बेटी बिस्मत थी। जब बेचने को कुछ नहीं बचा तो तहरीम के शोहर ने अपनी बीवी पर जुआ लगाया और जुआ हारने के बाद अपनी बीवी को उन लोगों के हवाले कर दिया। उस वक्त तहरीम को उन लोगों से छुड़वाकर खान के अब्बू लाए थे और उन्होंने उसी वक्त कहा था कि तहरीम इनकी छोटी बहन है और वो घर में उनकी बहन बनकर रह गई, ना कि मुलाजमा। तहरीम ने भी बहन होने का फरीज़ा बखूबी निभाया था। घर में सब लोग तहरीम को घर का फ़र्द ही समझते थे। उसकी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। खान और रसम बिस्मा का बहुत ख्याल रखते थे। उनको ये छोटी सी गुड़िया बहुत पसंद आई थी। दादा जान ने तो तहरीम की भी दूसरी शादी करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तहरीम अपनी ज़िद पर कायम रही कि वो अपनी शादी नहीं करेगी बल्कि अपने बच्चों का ख्याल रखेगी। कौसर जाने से पहले दोनों बच्चों की जिम्मेदारी तहरीम को देकर गई थी। दादी के घर वाले दादा जान के घर वालों से बहुत करीब थे, इसलिए दोनों ख़ानदान एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जानते थे। सुल्तान के निकाह के कुछ देर बाद ही दादी का इंतकाल हो गया था। वक्त गुजरता गया और दादी की आखिरी ख्वाहिश परी खान और सानिया की मंगनी हुई थी। यह दादी की आखिरी ख्वाहिश थी, तो कैसे ना दादा जान अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करते। ज़बरदस्ती ही सी, लेकिन दादा जान ने खान और सानिया की मंगनी करवा दी थी ताकि दोनों ख़ानदानों के ताल्लुकात मज़ीद गहरे हो जाएं। और खान मंगनी के फ़ौरन बाद मुल्क से बाहर चला गया था। कुछ भी करो लेकिन उस लड़की को कहीं से भी ढूंढ निकालो, मुझे कल तक वो लड़की किसी भी हाल में अपने कमरे में चाहिए। अरसम ने फ़ोन कान से लगाया, धड़ते हुए कहा, लेकिन उसके आदमियों को समझ नहीं आ रही थी कि जो हुलिया उनके बॉस ने उस लड़की का बताया। वैसे तो हज़ारों लड़कियाँ, तो वो कैसे उस लड़की को ढूंढ कर लाए, लेकिन इनकार भी नहीं कर सकते थे, इसलिए खामोशी से अपने बॉस को सुन रहे थे। अरसम ने कहते ही फ़ोन बंद कर दिया। अभी तक उसकी आंखों के सामने वही नज़ारा बार बार आ रहा था। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और उस थप्पड़ की कीमत तुम्हें पूरी ज़िंदगी चुकानी होगी। तुम्हारा एक एक पल मैं तुम पर अजाब बना दूंगा। अरसम ने अपने हाथ में पकड़े मोबाइल पर अपनी पकड़ सख्त करते गुस्से से कहा, मलाइका को इस थप्पड़ की कीमत बहुत महंगी पड़ने वाली थी, जिससे वो ला इल्म थी। कोई था जहाँ था जो उसे पागलों की तरह अपने बदले के लिए तलाश कर रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि अरसम खान था, जिसके गुस्से के कहर से आज तक कोई नहीं बच पाया था और उसका निशाना मलाइका भी बनने वाली थी। अरवा को होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में लेटा पाया। वो जल्दी से उठकर बैठ गई, आंखों में खौफ रही, इर्द गिर्द देखने लगी। उसकी चादर भी उसके पास ही पड़ी थी। उसने जल्दी से अपनी चादर अच्छी तरह ओढ़ी। जब उसका मोबाइल रिंग हुआ जो साइड टेबल पर ही पड़ा था, उर्वा ने कांपते हाथों के साथ अपना मोबाइल देखा जिस पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया हुआ था। डरते हुए उसने मैसेज खोला जिस पर लिखा था, स्वीटी अपने छोटे से दिमाग पर जोर मत डालना कि तुम यहाँ कैसे और मैं कौन हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। इस बार मैंने तुम्हारा साथ कुछ नहीं किया, लेकिन अगली बार का मैं कुछ कह नहीं सकता। तुम्हें देखकर तो इंसान का भटकना बनता है। खैर ये सब छोड़ो, यहाँ से तुम जा सकती हो, लेकिन मेरे नंबर को ब्लॉक करने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम मेरा कहना मानो तो मैं भी तुम्हें तंग नहीं करूँगा, लेकिन तुमने क्या करना है वो मैं तुम्हें शाम में बताऊँगा। अभी तुम घर जाओ और इस बारे में किसी को बताने की गलती मत करना, वरना इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। उर्वा जैसे जैसे मैसेज पढ़ती जा रही थी उसके चेहरे का रंग जर्द होता जा रहा था, लेकिन सबसे पहले यहाँ से निकलना था। ये एक छोटा सा कमरा था। उर्वा ने अपना बैग और पेपर्स उठाए और जल्दी से बाहर की तरफ भागी। जहाँ दरवाज़ा पहले से खोला हुआ था, बुखलाहट में उसने घर पर ध्यान नहीं दिया था। वहाँ से निकलते ही उसने रक्षा लिया और घर आते ही अपने कमरे में बंद हो गई। बल्कि ने काफ़ी बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उर्वा ने दरवाज़ा नहीं खोला। इतने में मलाइका भी वहाँ आ गई थी, जो साथ वाले घर में रहती थी और उर्वा की दोस्त भी थी। क्या हुआ आंटी? मलाइका ने बल्कीस को देखते पूछा। उर्वा आज फिर आते ही कमरे में बंद हो गई है। पता नहीं इस लड़की ने कसम खाई हुई मुझे तंग करने की। बल्कीस ने गुस्से से कहा, आंटी मैं उसे देखती हूँ, आप परेशान मत हो। मलाइका ने कहा तो बल्कीस एक नज़र दरवाजे पर डालकर वहाँ से चलेगी। मलाइका ने दरवाज़ा खटखटाया, उर्वा को दरवाज़ा खोलने का कहा। उर्वा ने मलाइका की आवाज़ सुनते जल्दी से दरवाज़ा खोला और मलाइका को कलाई से पकड़कर अंदर खींचा और फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उर्वा क्या हुआ? मलाइका ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा डर गई थी। पहले तो उर्वा सारी हकीकत मलाइका को बताने लगी थी, लेकिन फिर उस मैसेज का सोचकर खामोश हो गई।
अच्छा बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मलाइका समझ गई थी कि उर्वा डर गई है, इसलिए दरवाज़ा बंद किए बैठी थी। अम्मी ने मार्केट से मुझे कुछ सामान लेने भेजा था। तुम तो जानती हो ना, मैं अकेले बाहर नहीं जाती। तो वहाँ दो लफंगे खड़े थे जो मुझे घूर कर देख रहे थे, लेकिन जब वो चलते हुए मेरे पास आने लगे तो मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी। मैं बहुत डर गई थी और अम्मी भी मेरे साथ नहीं थी। मलाइका ने अपना हल्क तर्क करते कहा। फिर उर्वा जो थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन अपनी परेशानी को बुलाए मलाइका की बात सुन रही थी, उसने जल्दी से पूछा, तुम्हें मार्केट से बाहर निकले और बाहर एक लड़के से टकराई। मेरे टकराने से उसका मोबाइल टूट गया, लेकिन गलती उसकी भी थी। मैं उसे सॉरी बोले। जब वहाँ से जाने लगी तो उसने मुझे बाजू से पकड़कर सामने खड़ा किया। मैं पहले ही डरी हुई तो बिना सोचे समझे मैंने मलाइका सांस लेने के लिए रोकी। तो उर्वा ने जल्दी से पूछा, क्या किया तुमने? मैंने उसे थप्पड़ दे मारा, मलाइका ने कहा। तो उर्वा ने हैरत के मारे अपने मुंह पर हाथ रखा। तुम ऐसे कैसे किसी को थप्पड़ मार सकती हो? अगर वो तुमसे इस थप्पड़ का बदला लेने आ गया तो उर्वा ने अपने खदशात बयान करते कहा, कुछ नहीं होगा और वैसे भी मैं किसी से नहीं डरती। मलाइका ने आम से लहजे में कहा, डर तो अब कहीं भाग गए थे इसलिए आम से लहजे में बात कर रही थी। तो फिर उन लड़कों से डर कर भागी क्यों? उर्वा ने घूरते हुए पूछा। वो तो मैं उस वक्त अकेली थी ना, इसलिए मलाइका ने बतीसी दिखाते कहा। मलाइका उर्वा जैसे डरपोक नहीं थी, लेकिन कभी कभार वो भी ऐसी चीज़ों से डर जाती थी जिससे उर्वा डरती थी। अगर उसके साथ कोई होता तो मलाइका मैडम शेरनी बनी फिरती थी और जब अकेली होती तो भीगी बिल्ली बनकर फिरती। आंटी परेशान हो रही थी, मैं उनको बताकर आती हूँ कि तुम ठीक हो, मलाइका ने कहा और वहाँ से उठकर बाहर चली गई। उसके जाते ही उर्वा को फिर से परेशानी ने आन गिरा था। अभी उसने अपने मोबाइल को पकड़ा ही था जब वो रिंग हुआ। उर्वा डर के मारे उछली तो मोबाइल बेड पर जा गिरा। उसने डरते हुए दोबारा मोबाइल उठाया जिस पर उसी नंबर से मैसेज आया था। वीडियो देखने के बाद तो इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, इसलिए मुझे अगले माह 20 लाख चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये वीडियो पुलिस के हवाले कर दूंगा। उर्वा ने मैसेज पढ़ा तो उसके हाथ कप कपाने लगे थे, लेकिन जैसे ही उसने वीडियो ऑन की तो उस वीडियो को देखते उसे अपने पैरों तले ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई थी। उसी से तो वो कई सालों से भाग रही थी और अब वही सब कुछ दोबारा उसके सामने आ गया था। खौफ से आंखें उसकी फैल गई थी। बेसख्त उसके आंसू बहकर उसके गाल को भगो गए थे। उस वक्त उर्वा अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकी को रोकने की कोशिश कर रही थी। पुरानी और तलाश यादें फिर से उसकी नज़रों के सामने घूमने लगी थी। कौसर, दादा जान, तहरीम और बिस्मा के साथ अपने ससुराल आ गई थी। दादा जान सानिया के डैड से बातें कर रहे थे। उन्होंने बता दिया था कि खान वापस आ गया और दादा जान ने अगले हफ्ते सबको अपने घर आने की दावत दी थी। बिस्मा ने अपनी माँ को कहा कि वो कौसर की मदद करने के लिए किचन में जा रही है। तहरीम ने इस बात में सर हिला दिए थे और उज़मा बेगम से बातें करने लगी। बिस्मा कमरे से बाहर तो सामने आफाक चला आ रहा था। बिस्मा ने आफाक को देखा तो उसे सलाम किया। आफाक ने गुस्सा से बिस्मा को देखा था। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया कि अपनी गंदी ज़बान से मेरा नाम ना लिया करो। जितनी मर्जी तुम खुद को संवार लो, लेकिन रहोगी तो तुम एक मुलाजमा की ही बेटी, आफाक ने जहरीले लहजे में कहा और वहाँ से चला गया। बिस्मा के आंसू जो पहले ही बाहर निकलने को तैयार थे, आफाक के जाते ही बाहर आ गए। तुम कब आई? वहाज जो बिस्मा को देख चुका था उसने बिस्मा के पास आते पूछा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर उसके माथे पर बाल नमूदार हुए थे। किसने रुलाया तुम्हें? वहाज ने संजीदगी से पूछा, लेकिन बिस्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा, किसने रुलाया तुम्हें? इस बार वहाज ने बिस्मा को दोनों बाजू से पकड़कर खुद के करीब करते गुस्से से पूछा। बिस्मा वहाज को देखकर डर गई थी। उसे लग रहा था कि वहाज की उंगलियां उसके बाजू में पैवस्त हो जाएंगी। तकलीफ के मारे बिस्मा के रोने में रवानी आ गई थी। वहाज ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटने के अंदाज में वहाँ से ले गया था। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।